गाइज, रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर यह डिसाइड होता है कि एक पर्सन को सिर्फ इंडियन इनकम पर टैक्स देना है या फिर फॉरेन इनकम पर भी टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर फॉरेन में आपका कोई टीडीएस हुआ है तो उस टीडीएस को आप कैसे क्लेम करोगे, और इस वीडियो के एंड में आपको यह मैं बताऊंगा कि फॉर्म 67 क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस कितनी तरह का होता है, उसके रूल्स क्या हैं। इसलिए मैं सीधे टॉपिक को डिटेल में स्टार्ट करता हूं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है और आंसर देने के लिए मैं खुद ओपन हूं। वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लें। अगर आपको 1-to-1 मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेंसी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस दो तरीके का होता है, एक है रेसिडेंट और दूसरा है नॉन रेसिडेंट। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब हमारे पास टोटल तीन कैटेगरीज बन गई, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। अब हम एक एक करके इन तीनों कैटेगरीज की बात करते हैं। इनकम टैक्स लॉ में किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए बेस है नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, और नंबर ऑफ डेज के लिए दो कंडीशंस हैं, एक है बेसिक कंडीशन और दूसरी है एडिशनल कंडीशन। पहले बेसिक कंडीशन को समझ लेते हैं, उसके बाद एडिशनल कंडीशन को समझेंगे। बेसिक कंडीशन में दो रूल्स हैं। पहला रूल यह है कि आप लास्ट ईयर में इन टोटलिटी 182 डेज या इससे ज्यादा इंडिया में स्टे किया हो, और दूसरा रूल है कि लास्ट ईयर में 60 डेज और लास्ट ईयर से पहले वाले 4 ईयर्स में 365 डेज या इससे ज्यादा आपने इंडिया में स्टे किया हो। यानी अगर इन दोनों रूल्स में से एक रूल भी फुलफिल हो जाता है तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाते हो। लेकिन कौन से रेसिडेंट कहलाओगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यह आपको एडिशनल कंडीशन से पता चलेगा, जिसकी बात हम अभी आगे करने वाले हैं। लेकिन पहले एक बात मैं और बताता हूं कि जो बेसिक रूल में 60 डेज वाली लिमिट है उसकी तीन एक्सेप्शंस भी हैं। इन तीन एक्सेप्शंस के केस में 60 डेज वाली लिमिट चेंज हो जाती है, और वो तीन एक्सेप्शंस इस तरह हैं। पहली एक्सेप्शन कि जब आप किसी इंडियन शिप पर एज ए क्रू मेंबर काम करते हैं, दूसरी कि जब आप फॉरेन में जॉब करने के पर्पज से इंडिया को छोड़ते हैं, और थर्ड जब आप पहले कभी इंडिया के सिटीजन रहे थे या आप पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैं लेकिन अब किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो चुके हैं, और लास्ट ईयर में आपने इंडिया में विजिट किया हो, बेशक वह बिजनेस के पर्पज से हो या किसी और पर्पज से, और इस विजिट के दौरान आपने इंडिया में रहते हुए एक साल में 15 लाख रुपए या इससे कम की इनकम की हुई। इन तीनों एक्सेप्शंस के लिए दूसरे बेसिक रूल में जो 60 डेज वाली लिमिट है वह इंक्रीज होकर 182 डेज में कन्वर्ट हो जाएगी। वहीं पर अगर इंडिया में आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो 60 डेज वाली लिमिट चेंज होकर 120 डेज में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी अगर कोई 15 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग करता है तो सरकार उसे 120 डेज में ही इंडिया का रेसिडेंट बना देगी, क्योंकि सरकार को टैक्स लेने की जल्दी है। और जो 15 लाख रुपए या इससे कम की अर्निंग करता है उसे 182 डेज इंडिया में स्टे करने पर इंडियन रेसिडेंट का टैग मिल जाएगा, क्योंकि टैक्स पेयर के बारे में कोई नहीं सोचता। सरकार टैक्स लेने के रास्ते निकालती है और टैक्स पेयर टैक्स से बचने के रास्ते निकालता रहता है। बस यही खेल जिंदगी भर चलता रहता है। अब एडिशनल कंडीशन की बात करते हैं। बेसिक रूल्स को पार करने के बाद दो एडिशनल रूल्स अगेन आते हैं। पहला एडिशनल रूल कहता है कि पिछले 10 ईयर्स में से 2 ईयर आप इंडिया के रेसिडेंट रहे हो, और रेसिडेंट कौन होता है, जो दो बेसिक रूल्स में से कम एक रूल को पूरा कर लेता है। और दूसरी एडिशनल रूल क्या कहता है कि पिछले 7 ईयर्स में से 730 डेज या इससे ज्यादा आपने इंडिया में स्टे किया हो। ये हैं दोनों एडिशनल रूल्स। अब जो रेसिडेंट इन दोनों एडिशनल रूल को एक साथ पूरा कर लेगा वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, और जो रेसिडेंट दोनों एडिशनल रूल्स में से एक रूल को पूरा कर लेता है वह रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू डिसाइड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। वीडियो के लास्ट में मैं बहुत खास बातें बताऊंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। अब लास्ट में आता है नॉन रेसिडेंट। देखिए, अगर आप दोनों बेसिक रूल्स में से किसी भी एक रूल को फुलफिल नहीं कर पाए तो आप इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट कहलाओगे, और बेसिक रूल्स ये हैं। तो गाइज, अभी तक मैंने आपको बताया कि किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम के प्रोविजंस क्या कहते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी ओआर
को कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स देना होगा। देखिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम दोनों पर ही इंडिया में टैक्स देना होगा। कहने का मतलब यह है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ग्लोबल इनकम पर इंडिया में टैक्स देना होगा और इंडिया में ही आईटीआर फाइल भी करनी होगी। अब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी आरएनओआर को सिर्फ इंडिया में अर्न की हुई इनकम पर ही टैक्स देना होगा और इंडिया वाली इनकम को ही अपनी आईटीआर के अंदर शो करना होगा। फॉरेन इनकम से कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद आता है नॉन रेसिडेंट यानी एनआर। जो ट्रीटमेंट आरएनओआर की इनकम का होता है वही सेम ट्रीटमेंट एनआर वाली इनकम का भी होता है, यानी कि सिर्फ इंडियन इनकम पर ही टैक्स देना है। अब बात करते हैं कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन के लिए इंडियन प्लस फॉरेन इनकम दोनों पर ही इंडिया में टैक्स देना होता है और टैक्स कैलकुलेशन के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, सबसे पहले जो इनकम आपको फॉरेन से हुई है, ऑफ कोर्स वह डॉलर में हुई होगी, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर ले। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। वह फॉरेन इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी यह डिसाइड कर ले। जैसे कि अगर आपको फॉरेन इनकम बिजनेस एक्टिविटी से हुई है तो वह बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी, और अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम है तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। अब स्टेप 3, इनकम हेड डिसाइड करने के बाद आप इंडियन प्लस फॉरेन इनकम को टोटल करके अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल सकते हैं। इसमें से आप सेक्शन 80C से 80U तक की डिडक्शन जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसे माइनस करने के बाद अपनी नेट टैक्सेबल इनकम निकाल लें और उस नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करें। अगर पहले से आपने कोई एडवांस टैक्स या टीडीएस पे किया हुआ है तो उसे माइनस करें और जो बैलेंस टैक्स बचेगा वह आपको पेमेंट करना होगा। अब बहुत खास टॉपिक आता है कि जब फॉरेन से आपको कुछ इनकम आती है तो उस पर ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट होकर आती है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि फॉरेन के टीडीएस का क्रेडिट कैसे लेना है। बात भी सही है, क्रेडिट तो लेना चाहिए, क्योंकि अगर फॉरेन वाले टीडीएस को ऐसे ही छोड़ दिया तो कुछ ऐसा होगा कि आपने एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स दे दिया। देखिए, आपका इंडियन पैन कार्ड फॉरेन की किसी दूसरी कंट्री में काम नहीं करता है तो क्रेडिट कैसे ले, क्योंकि जितना भी क्रेडिट है वो फॉर्म 26AS या AIS रिपोर्ट में आता है और फॉरेन में इंडियन 26AS तो ये सब काम नहीं करते। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA। अंडर DTAA इंडिया का बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट होता है जिसको हम टैक्स ट्रीटी भी बोलते हैं। इस टैक्स ट्रीटी के अंडर हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए फॉर्म नंबर 67 भी फाइल करना होता है, तो उस फॉरेन वाले टीडीएस का बेनिफिट हमें मिल जाता है। लेकिन यह सब डिपेंड करता है कि इंडिया और उस दूसरी कंट्री के बीच में क्या टैक्स एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए जो ये प्रूव करता है कि आप किस कंट्री के टैक्स रेसिडेंट हैं। तो गाइज, ये थी सारी इंफॉर्मेशन कि एक रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से उनका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड किया जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।